हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बोथ का सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में। जैसे आपका चैप्टर आपने लास्ट लेक्चर किया था, एयर कंप्रेसर की इंट्रोडक्शन की थी और उसकी टाइप्स की थी, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था आपने। और आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारे पास है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलर, और नेक्स्ट है इंटरकूलर रोटरी कंप्रेसर्स, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी एयर कंप्रेसर, और हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलर। इसमें जैसे वो हमारे पास सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर था, उसकी वर्किंग आपको पता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने टू स्टेज मतलब दो सिलेंडर लिए। जैसे मल्टी स्टेज में क्या था, नंबर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज़ हो जाते थे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमें रिक्वायरमेंट थी, जितना प्रेशर इंक्रीज़ करना था उतने हो जाते थे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, हमने 2 सिलेंडर लेने हैं और दोनों के बीच में एक इंटरकूलर का यूज़ करना है। तो हम स्टडी करते हैं। मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर इन सीरीज इन विच कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम फर्स्ट सिलेंडर बिकम्स द इनटेक एयर फॉर सेकंड फॉलोइंग सिलेंडर। तो इसमें क्या है, जो इसे भी हम मल्टी स्टेज बोल सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट सिलेंडर की एयर है वो दूसरे सिलेंडर के लिए इनटेक का काम करेगी, और फर्स्ट सिलेंडर के लिए इनटेक का काम कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट। फर्स्ट के लिए एनवायरनमेंट से एयर आ रही है और सेकंड के लिए एयर आ रही है फर्स्ट सिलेंडर से, जिसमें उसका थोड़ा प्रेशर हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद वाटर कूल्ड इंटरकूलर है शोन इन फिगर। तो हमारे पास इसकी जो सिस्टमेटिक डायग्राम है जो आप देख रहे हो, देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लगा है लो प्रेशर सिलेंडर, एलपी सिलेंडर लिखा है, और राइट साइड में लगा है हमारे पास हाई प्रेशर सिलेंडर। तो दोनों के बीच में ऊपर हमारे पास लगा है इंटरकूलर। इंटरकूलर में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे फर्स्ट सिलेंडर में हमने एयर का प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। तो इंटरकूलर ने क्या करना है, प्रेशर सेम रखना है और उसका थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देना है। वो दो स्टेज में प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, हम उसे आगे पढ़ेंगे। एक तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा टेम्परेचर उसका। तो इसमें इंटरकूलर में हम यूज़ करेंगे कोल्ड वाटर का, जो उसमें से पास करेगा। तो नेक्स्ट जैसे हम इसे स्टडी करते हैं, इन दी टू स्टेज एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलर द एयर इज सक्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू दी लो प्रेशर सिलेंडर एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर कंप्रेशन टू सम डिजायर्ड इंटरमीडिएट प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2 द एयर फ्रॉम लो प्रेशर सिलेंडर एट कंडीशंस 2 इज पास्ड थ्रू इंटरकूलर। और अभी एयर कहाँ पे आ गई, इंटरकूलर में आ गई। नाउ द एयर इज कूल्ड इन इंटरकूलर। इंटरकूलर ने क्या करना है, उसे कूल करना है। फ्रॉम कंडीशन 2 to 3 एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर सेम रखना है लेकिन सिर्फ हमने उसका डिक्रीज जो करना है वो है उसका टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T2 to T3 आफ्टर इंटरकूलर द एयर इज सक्ड इन द हाई प्रेशर सिलेंडर। तो बाद में एयर चली जाएगी हाई प्रेशर सिलेंडर में ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक। फाइनली द एयर इज कंप्रेस्ड इन द हाई प्रेशर सिलेंडर कंडीशन 3 to 4 एंड देन इज डिस्चार्ज टू दी रिसीवर एट प्रेशर P3, और हमारे पास जो इसका प्रेशर P3 आ जाएगा एंड टेम्परेचर T4। वर्क डन कैन बी सेव्ड बाय प्रोवाइडिंग इंटरकूलर। इंटरकूलर प्रोवाइड करने की वजह से जो हमारा वर्क डन कम हो रहा है कंप्रेसर के लिए। तो हम इसे आगे डायग्राम में देखेंगे। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। जो लो प्रेशर सिलेंडर की डायग्राम है वो है 6127। जो काम लो प्रेशर सिलेंडर में हो रहा है एयर का 6127, और हाई प्रेशर सिलेंडर में 7238। ठीक है, तो जैसे हम स्टडी करते हैं, तो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम प्रेशर P1 to P3। प्रेशर पहले 1 से लेकर 2 तक गया, 2 से लेकर फिर गया 3 तक। ए सिंगल स्टेज कंप्रेशन इज शोन बाय साइकिल 6138। अगर सिंगल सिलेंडर होता तो हमारा जो वर्क डन होना था वो था 6138, लेकिन हमारे पास टू स्टेज कंप्रेशन है। टू स्टेज कंप्रेशन विदाउट इंटरकूलर इज शोन बाय साइकिल
727 इसमें इंटरकूलर नहीं लगा अगर, एंड 7238, ठीक है, अगर इंटरकूलर ना यूज़ किया जाता तो ये साइकिल आना था। साइकिल 6127 एंड 7548 शो ए 2 स्टेज कंप्रेशन विद परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो अभी हमारे पास इंटरकूलिंग भी है, तो हमारा साइकिल बन गया 7548। तो इंटरकूलर कौन सा आ गया फिर हमारा 5234, ये हमारा इंटरकूलर आ गया। देयर आर मैनी मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरकूलर। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरकूलर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट और परफेक्ट इंटरकूलिंग, जिसने परफेक्टली टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, उसे लेकर आना है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर। When the temperature of air leaving intercooler is equal to temperature T1, for example atmospheric air temperature, perfect intercooling is said to be done। तो उसे हम बोलेंगे perfect intercooling। और जो दूसरा है हमारा incomplete और imperfect intercooling, when the temperature of air leaving intercooler is more than atmospheric air temperature, imperfect intercooling is said to be done। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक से तो हम उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इंटरकूलर। तो इंटरकूलर हमारे पास क्या है, जैसे हमने थोड़ा डिस्कस तो कर ही लिया है यहाँ पे। तो इसकी डायग्राम देख लो भाई कैसे है। ऊपर से एयर इन आती है, एयर आउट, और वाटर इन और वाटर आउट। मेनली काम इसमें है वाटर का। वाटर ने एयर की हीट को रिसीव करना है। कौन सी हीट को? लेटेंट हीट को। The intercooler is commonly used between 2 stages with the object of removing heat of compressed air। इसका मेन काम है हीट को रिमूव करना। किसकी हीट को? कंप्रेस्ड एयर को, जिसे एक सिलेंडर में कंप्रेस किया गया चुका है। द काउंटर फ्लो टाइप इंटरकूलर, हमारे पास ये काउंटर फ्लो टाइप है, ठीक है। द कूलिंग वाटर पास्ड थ्रू द ट्यूब्स which are tightly held between 2 tubes plates, and the circulation of air over the tubes is done with the help of baffles। ट्यूब्स है, ट्यूब में से पानी गुजर रहा है और उन ट्यूब्स के आसपास हमारी एयर है और एयर ठंडी हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। जैसे वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, तो ये है हमारा रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में क्या था? पिस्टन की हेल्प से, सिलेंडर में पिस्टन होता था, वो अप एंड डाउन मूव करता था, और हमारा जो प्रेशर, मेनली हमें प्रेशर इंक्रीज चाहिए, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता था, लेकिन प्रेशर के साथ टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता था। तो यहाँ पर हमारा है रोटरी कंप्रेसर। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर। फर्स्ट है रूट ब्लोअर कंप्रेसर, सेकंड है वेन्स ब्लोअर कंप्रेसर। तो पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं रूट ब्लोअर कंप्रेसर की। ये देखो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है बॉल्स टाइप का। तो इसमें 2 फैन लगे हुए हैं। फैन मतलब ब्लेड बोल दो आप उसे। 2 ब्लेड लगे जो आपस में एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक क्लॉकवाइज। तो दोनों में से जब एयर गुजरेगी तो उसका जो प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट है रूट ब्लोअर कंप्रेसर। ए रूट ब्लोअर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ 2 रोटर्स with lobes rotating in opposite direction in an airtight casing which has inlet and outlet ports। तो हमारे पास क्या है? एक एयर टाइट कासिंग है। एयर टाइट कासिंग मतलब उसमें से लीकेज नहीं होगी एयर की, ठीक है। तो 2 ब्लेड लगे हैं जिसे हम रोटर बोलते हैं। दोनों ब्लेड आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। द लूप्स ऑफ द रोटर आर ऑफ साइकोलॉजिकल और इनवोल्यूट फ्रॉम फॉर्म because this ensure correct maintain between lobes। जो उसकी शेप्स है ब्लेड्स की, वो साइकोलॉजिकल शेप है वो, और इनवल्यूट शेप है। ये शेप्स होती है टर्बाइन के ब्लेड्स की, ठीक है। तो एज द रोटर रोटेट्स द एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टैप्ड बिटवीन द लोब्स एंड कासिंग। जब रोटर रोटेट करता है तो एयर एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिक हमारे एयर टाइट कासिंग में आ जाती है और उसमें से गुजरती है। द रोटर मोशन ऑफ द लूप्स डिलीवर द एयर टू द डिलीवरी, देयरफॉर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर एयर इनटू द रिसीवर। तो उसमें क्या है, जो एयर एटमॉस्फेयर से आती है और दोनों ब्लेड में से गुजरती है तो ऑटोमेटिक उसका प्रेशर बढ़ता है, तो और एयर दूसरे आउटलेट से
बाहर जाती है एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। The roots blowers with two loops as shown in figure. There should be some clearance between casing and loops to reduce wear, but this clearance leads to leakage of air which reduce the efficiency. तो इसमें some clearance दी जाती है ताकि जो हमारे ब्लेड्स है वो एयर की वजह से उनकी वियर एंड टीयर ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें थोड़ी सी क्लियरेंस देते हैं तो उसका असर सीधा उसकी एफिशिएंसी के ऊपर पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये डायग्राम आपको पता चल ही गई, हमने थ्योरी पढ़ी है इसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी इसका थोड़ा पोर्शन बचा है। व्हेन रोटेटिंग लूप्स अनकवर द एग्जिट पोर्ट, सम एयर एट हाई प्रेशर फ्लो बैक इनटू द कासिंग फ्रॉम द रिसीवर। और जब हम उसका आउटलेट पोर्ट ओपन करते हैं तो सम एयर बैक प्रेशर उसमें आ जाता है। इट इज़ नोन एज बैक फ्लो प्रोसेस। आउटलेट पोर्ट से हाई प्रेशर एयर उसमें अंदर जाने की कोशिश करती है। दिस बैक फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू टिल द pressure in the casing and receiver is equalized. Therefore, the pressure of air entrapped in casing is increased at constant volume entirely due to backflow of air. Again, the air is delivered to the receiver by the rotation of the loops and process is repeated again. तो जो एयर इसमें आती है वो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क डालने की कोशिश करती है, लेकिन रोटर अपनी रोटेट करते हैं और उस एयर को फिर उसी रास्ते से बाहर निकाल देते हैं और प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वैन ब्लोअर कंप्रेसर। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये वैन ब्लोअर है, एक तरफ से एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से और एक एयर टाइट कासिंग है, उसमें एक टाइप के रोटर लगे हैं, एक फिक्स्ड और मूविंग रोटर होंगे इसमें, और वो जैसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एयर को अपसाइड हाई प्रेशर पे निकाल देंगे। जैसे हम इसे स्टडी करते हैं, ए वेन टाइप कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ ए रोटर और डिस्क रोटेटिंग एसेंट्रिकली इन एन एयर टाइट कासिंग विद इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट। एयर टाइट कासिंग है, उसमें रोटर लगा है और वो रोटेट करता है। द डिस्क हैज़ नंबर ऑफ स्लॉट्स कंसिस्टिंग वेन्स विच आर मेड ऑफ नॉन मेटेलिक मटीरियल। और जो डिस्क है उसके ऊपर वेन्स लगे हैं, जैसे वहाँ पर रोटर लगे थे, ये वेन्स है, नॉन मेटेलिक मटीरियल के वेन्स लगे हैं इसमें। यूजली फाइबर और कार्बन और फाइबर के बने हैं वो। व्हेन द रोटर रोटेट्स द डिस्क द वेन्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट कासिंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फॉर्म एयर टाइट पॉकेट। और जैसे ही डिस्क रोटेट करने लगती है तो जो वेन्स लगे वो फिक्स्ड है। अगर डिस्क रोटेट करेगी, डिस्क के ऊपर रोटर लगा है और वो ब्लेड एयर को खींचने लगेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वेन्स लगे हैं वो प्लास्टिक मटेरियल के भी हो सकते हैं, वो फाइबर के भी हो सकते हैं, कार्बन के भी हो सकते हैं, तो वो प्रेस हो जाते हैं। तो प्रेस होने से एयर को निकलने के लिए एरिया मिल जाता है। द डिस्क इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स विच ऑन रोटेशन टैप्स द एयर बिटवीन वेन्स एंड कासिंग। और उस वेन्स और कासिंग के बीच में एयर आ जाती है। First of all, the rotary motion of veins compress the air when the rotating veins uncover the exit port. Some air under pressure flow back into the casing. और उसी तरह some air enter करने की कोशिश करती है, बैक फ्लो होता है। This process is same as that in case of roots blower. और जैसे हमने रूट ब्लोअर किया है उसी की तरह प्रोसेस होता है इसमें। Therefore, the pressure of air entrapped in the casing is increased by decreasing the volume and after that by the back flow of air. तो उसी तरह फिर उसका प्रेशर कम होता है और वो उसकी एफिशिएंसी कम करने की कोशिश करती है, तो उसी तरह जो हाई प्रेशर एयर उसे बाहर निकाल देती है। तो ये उसकी डायग्राम है। जैसे इसमें एक डिस्क लगी है, एयर टाइट कासिंग है, डिस्क रोटेट करती है और जो साइड पे ब्लेड लगे हैं जिसे हम वीन्स बोलते हैं वो फैब्रिक या कार्बन मटेरियल के बने हुए हैं। The air under pressure is delivered to receiver. तो रिसीवर को एयर चली जाती है। When the air pressure become high is delivered from the receiver to required place. और उसका जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी एयर कंप्रेसर।
फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में, दे आर सूटेबल फॉर लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग सूटेबल है फॉर लो डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, थोड़ी हवा को हाई प्रेशर देना इसमें आसान है। दे आर सूटेबल फॉर हाई डिस्चार्ज ऑफ एयर एट लो प्रेशर, और जो रोटरी है वो हाई प्रेशर डिस्चार्ज करते हैं ऑफ एयर का लो प्रेशर के ऊपर, हाई एयर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर अगर हमारे पास है तो। द स्पीड ऑफ कंप्रेसर इज लो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। रेसिप्रोकेटिंग की स्पीड लो है, अप एंड डाउन मूवमेंट, और जो स्पीड दूसरी तरफ है रोटरी की वो ज़्यादा है, 5000 RPM तक है। द स्पीड ऑफ कंप्रेसर इज़ हाई एट 50,000 RPM, 50,000 रोटेशन पर मिनट पर हो सकती है। द एयर सप्लाई इज़ इंटरमिटेंट, एयर सप्लाई इंटरमिटेंट है। एयर सप्लाई इज़ कंटिन्यू एयर आती रहती है, रोटेट करते रहते हैं, हवा निकलती रहती है, और उसमें क्या है सप्लाई जब चाहे रोक भी सकते हैं। द साइज इज़ लार्ज फॉर सेम डिस्चार्ज, लार्ज साइज का चाहिए हमें रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, अगर थोड़ी हवा भी ट्रांसफ़र करनी है और अगर ज़्यादा भी करनी है तो साइज़ उसका लार्ज चाहिए। उसमें क्या है, द साइज़ इज़ स्मॉल फॉर सेम डिस्चार्ज, उसमें साइज़ हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम इज़ देयर, रेसिप्रोकेटिंग में बैलेंसिंग प्रॉब्लम है क्योंकि मूविंग पार्ट ज़्यादा है। नो बैलेंसिंग प्रॉब्लम, रोटरी में बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं है। एयर डिलीवर्ड इज़ लेस क्लीन, जो एयर है ज़्यादा क्लीन नहीं होती रेसिप्रोकेटिंग में। एयर डिलीवर्ड इज़ मोर क्लीन एज इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद लुब्रिकेंट ऑयल, क्योंकि वो लुब्रिकेंट ऑयल के कॉन्टैक्ट में नहीं आती। तो नेक्स्ट है लुब्रिकेशन सिस्टम इज़ कम्प्लीटेड, उसमें लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए, वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा रेसिप्रोकेटिंग में। और जो रोटरी है लुब्रिकेशन सिस्टम इज़ सिंपल, उसमें सिंपल प्रोसेस है लुब्रिकेशन का भी। द मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज इज़ अबाउट 300 मीटर की क्यूब पर मिनट, 1 मिनट में 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एयर को वो डिस्चार्ज कर सकता है हाई प्रेशर पे। और जो हमारा रोटरी है वो 3000 मीटर की क्यूब पर मिनट, वो 1 मिनट में 3000 मीटर की क्यूब एयर को डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब उससे 10 गुना काम ज़्यादा कर सकता है रोटरी कंप्रेसर। डिलीवरी प्रेशर वेरीज फ्रॉम 800 टू 1000 बार, उसका डिलीवरी प्रेशर 1000 तक वेरी कर सकता है। डिलीवरी प्रेशर इज़ नॉर्मल बिलो 10 बार, ये इसकी डिसएडवांटेज आ गई, इसका डिलीवरी प्रेशर सिर्फ 10 बार तक ही हो सकता है। आइसोथर्मल एफिशिएंसी यूज फॉर ऑल कैलकुलेशंस, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी यूज फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसेंट्रोपिक मतलब ये पॉलिटर मतलब एडियाबैटिक है, नाइदर हीट लॉस नॉर रिसीव, ये हीट के साथ रिलेटेड करता है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, ठीक है। तो हम इसे स्टडी करते हैं। ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ एन अंपाइलर फिटेड विद नंबर ऑफ कर्व्ड वेन्स सिमेट्रिकली। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या है, एक अंपाइलर फिट किया हुआ है विद नंबर ऑफ कर्व्ड वेन्स, देखो अंपाइलर लगा है डायग्राम में दिख रहा है, और एक डिफ्यूज़र लगा है, वेन्स लगे हैं जिसे हम वेन्स भी बोल सकते हैं। द अंपाइलर रोटेट्स इन द एयर टाइट वॉल्यूट कासिंग एंड ड्यू टू दिस द किनेटिक एनर्जी ऑफ एयर गेट्स कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। तो जब अंपाइलर रोटेट करेगा तो वो एयर को अपनी तरफ खींचेगा और वो एयर की किनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा बिफोर इट लीव्स द कासिंग। द अंपाइलर रोटेट्स विद द कीप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और अंपाइलर को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। एज द अंपाइलर रोटेट्स इट सक्स द एयर थ्रू आई, इंक्रीज इट्स प्रेशर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर देगा। एंड देन फोर्स द एयर टू फ्लो ओवर द डिफ्यूज़र, और फिर एयर को फोर्स करेगा डिफ्यूज़र के ऊपर से फ्लो करने के लिए। व्हेन द एयर फ्लोस ओवर द डिफ्यूज़र इट्स प्रेशर गेट्स फर्दर इंक्रीज्ड, फाइनली द एयर एट हाई प्रेशर इज़ डिलीवर टू रिसीवर। तो इससे हमें जो हाई प्रेशर एयर है रिसीव हो जाती है।
तो ये इसकी डायग्राम है। तो आज का ये आपका 5th चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो गया। सिंपल था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।